जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं यूपी जीके का एक और नया सेट। 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे यूपी जीके के। यूपी में जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, यूपीएसआई हो, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, लोअर पीसीए, जो भी एग्जाम आप देंगे, लेखपाल को भी लगा के भी, मतलब यूपी में जितने भी एग्जाम होंगे सब में यूपी जीके का पार्ट पूछा जा रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की गई है। तो आज के मॉक टेस्ट में कौन कौन से प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? कहा गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला नमो भारत आरआरटीएस डिपो संचालित किया जा रहा है? दोस्तों दिल्ली एनसीआर को कनेक्टिविटी देने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है और उसी के क्रम में देश का पहला नमो भारत आरआरटीएस डिपो संचालित किया जा रहा है। कहाँ पर? आंसर होगा ऑप्शन बी, मेरठ में। सॉरी, तो इसका आंसर है मेरठ। ठीक है, आप याद रखिएगा दोस्तों। मेरठ की मैं बात करूं तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बना है, तो आप याद रखना मेरठ में यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय बना है सलाबा में। सलाबा एक गांव है सरना तहसील में, तो सलाबा में बना है मेरठ का पहला खेल विश्वविद्यालय। और मैं आपको बता दूं, मेरठ का ना एक बिगुल होता है, बिगुल, और बिगुल को अभी जीआई टैग मिला है। बिगुल एक बाजा होता है, खैर नगर में बनता है यहाँ पे, तो बिगुल को जीआई टैग मिला। तो याद रखिएगा ये जीआई टैग इसको दिया गया है। और मेरठ की गजक, मेरठ की गजक को भी जीआई टैग दिया गया है। कभी आप मेरठ आएँ तो एक दुकान है टिंकू है, राम सहाय, तो राम सहाय की गजक बड़ी फेमस है मेरठ में, तो कभी आप लेके जाइएगा, खा के जाइएगा। खैर क्वेश्चन पे आता हूँ, तो मेरठ की गजक को जीआई टैग मिला, मेरठ के बिगुल को जीआई टैग मिला, और देश का पहला आरआरटीएस डिपो कहाँ बनना है? मेरठ में बनना है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों मेरठ का पुराना नाम क्या था? तो महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र। और ऐसा कहा जाता है कि जो रावण था ना रामायण में, उसकी ससुराल कहाँ थी? वो महाराष्ट्र में थी। मतलब मंदोदरी कहाँ की राजकुमारी थी? तो मेरठ की राजकुमारी थी मंदोदरी। और आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछे कि महाराष्ट्र किसका नाम है, तो मेरठ का पुराना नाम था महाराष्ट्र। क्लियर? देश का पहला आरआरटीएस मेरठ में बनना है। अगला प्रश्न, 2026 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हॉलीडे डेस्टिनेशन के रूप में उभरते हुए भारत का पहला एआई सिटी बनने जा रहा है? दोस्तों भारत का पहला एआई सिटी कहाँ पे बनेगा? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लखनऊ में बनेगा। लखनऊ, ऑप्शन सी आपका सही जवाब, लखनऊ में। और लखनऊ में क्या बनी है? लखनऊ में यूपी की पहली ब्रेल लाइब्रेरी बनी है। यूपी की पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ बनी? लखनऊ में। और नेवी का संग्रहालय बना है कहाँ पर? तो नेवी संग्रहालय बना है आपका लखनऊ में। तो ये भी आप याद रखना, लखनऊ के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए कि लखनऊ जो है, लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मेनली कढ़ाई बहुत फेमस है लखनऊ में, चिकनकारी। तो चिकनकारी कढ़ाई कहाँ होती है? लखनऊ में होती है। तो हमसे पूछा गया था कि भारत का पहला एआई सिटी कौन सा होगा? लखनऊ होगा। और लखनऊ के बारे में आप याद रखिएगा, गोमती नदी यहाँ बहती है। और क्वेश्चन पूछा जाए कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी कब बना था, तो उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी 1921 में बना, और लखनऊ को 1935 में पूर्ण राजधानी का दर्जा दिया गया था। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एआई सिटी बन रही है लखनऊ में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 3 क्या कहा गया? उत्तर प्रदेश के किस स्थल को शिलालेखों का स्वर्ग कहा जाता है? दोस्तों शिलालेखों का स्वर्ग किसको कहा गया? ऑप्शन है सारनाथ, देवगढ़, कुशीनगर, कौशाम्बी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, देवगढ़ को शिलालेखों का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन है बी, देवगढ़। और देवगढ़ कहाँ पर है? ललितपुर में है। ठीक है, आप याद रखिएगा, ललितपुर में। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका सारनाथ। सारनाथ में 2 स्तूप आप याद रखिएगा, एक है धमेक स्तूप, धमेक स्तूप, और दूसरा है आपका चौखंडी स्तूप। तो धमेक और चौखंडी स्तूप दोनों सारनाथ में है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, धमेक स्तूप वो जगह है जो बताती है कि महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। और चौखंडी स्तूप किसके लिए प्रसिद्ध है? महात्मा बुद्ध अपने 5 शिष्यों से जहाँ पर पहली बार मिले थे, वो है आपका चौखंडी स्तूप। तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों कुशीनगर लिखा गया है, कुशीनगर का मुख्यालय आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, तो पडरौना। इसका जो प्रशासनिक प्रभाग है वो कहाँ पर है? तो पडरौना में है। और कुशीनगर जो है ना, यहाँ पर भी एक स्तूप है, कौन सा? रामभर स्तूप। रामभर स्तूप महात्मा बुद्ध के मृत्यु की घटना से संबंधित है। महात्मा बुद्ध की जो अवशेष हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं रामभर स्तूप में, और ये कुशीनगर में है। दोस्तों ऑप्शन डी में लिखा गया है कौशाम्बी। कौशाम्बी का मुख्यालय आपसे पूछ लेता मंझनपुर। कौशाम्बी जनपद का जो प्रशासनिक प्रभाव है वो आपका मंझनपुर में है। तो हमसे पूछा गया था शिलालेखों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? आंसर होगा देवगढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में संचालित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये चित्रकूट को इटावा से जोड़ता है, चित्रकूट को इटावा से। तो ये जरूर याद रखना
चित्रकूट को इटावा से जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे है बुंदेलखंड और इसकी लंबाई है 296 किलोमीटर, 296 किलोमीटर। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ना एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए एक संस्था भी है, यूपीडा। तो यूपीडा कब बना था? तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये 2007 में बनी थी यूपीडा। तो ये भी आप याद रखना। बुंदेलखंड आप जानते हैं, यहाँ पे 7 जिले यूपी के आते हैं, जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर, JJLC MBH, याद रखिएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई आंसर होगा 296 किलोमीटर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति का संग्रहालय बनाया गया है? तो दोस्तों यूपी में जो थारू जनजाति का म्यूजियम बना है ना, वो कहाँ पे बना है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, बलरामपुर में बना है, बलरामपुर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा बलरामपुर में। और थारू जनजाति के बारे में बताऊं तो ये उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में निवास करने वाली एक जनजाति है, जिसकी जो सत्ता है वो मात्र सत्तात्मक है। थारू जनजाति महिलाओं की ज़्यादा चलती है, मात्र सत्तात्मक सत्ता यहाँ चलती है। और थारू जनजाति जो है ना, वो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। और मैं आपको बता दूं, थारू जनजाति होली पर एक डांस भी करती है। थारू जनजाति में डांस बड़ा फेमस है, खिचड़ी डांस। तो खिचड़ी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? थारू जनजाति करती है। और थारू जनजाति जो है ना, वो कृषि प्रधान है। ठीक है, थारू जनजाति में कृषि की जाती है। तो ये जरूर याद रखना, थारू जनजाति संग्रहालय बलरामपुर में बना है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है लखीमपुर खीरी। अगर क्वेश्चन आए कि नेपाल की सबसे लंबी सीमा किस जिले के साथ है, तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी के साथ है। क्लियर दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 6, उत्तर प्रदेश की एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? आपके ऑप्शन है 5, 7, 9, 11। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में। जैसे आपका भाबर क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, पश्चिमी मैदान है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, विंध्य का क्षेत्र है, मध्य के मैदान है, और जैसे उत्तर पूर्वी मैदान है। तो इस तरह से 6 कृषि जलवायु क्षेत्र, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं यूपी में। अच्छा, कृषि जलवायु क्षेत्र होते क्या हैं? तो दोस्तों जैसे मैं बात करूं, अलग अलग स्थान, जैसे मिट्टी के कारण, वर्षा के कारण, ताप के कारण, भू आकृति के कारण, जलवायु के कारण कृषि संबंधी विशेषताएं जब समान होती हैं, तो ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है कृषि जलवायु क्षेत्र। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं। एक जिला है मेरठ, ठीक है, मेरठ, और एक जिला है आपका चित्रकूट। अब चित्रकूट की मेन फसल क्या है? तो चित्रकूट में चना बहुत होता है, और मेरठ में मेनली गन्ना होता है। तो ये क्या अंतर हुआ? ये अंतर हुआ कृषि जलवायु क्षेत्र का। मेरठ की जलवायु थोड़ी सी अलग है, मेरठ में जो भू आकृति है वो अलग है। दूसरा, यहाँ ताप का जो टेम्परेचर देखा जाता है वो अलग है। दूसरा, वर्षा की मात्रा यहाँ पे चित्रकूट के मुकाबले ज़्यादा होती है। मिट्टी यहाँ की उपजाऊ है क्योंकि गंगा के दोआब क्षेत्र में स्थित है। चित्रकूट में चना क्यों होता है? क्योंकि चित्रकूट में सूखा इलाका है, ठीक है, रेतीली भूमि है, तो इसमें चना ज़्यादा होता है। तो ऐसे क्षेत्र जो अलग अलग कृषि दशाओं के आधार पर अलग अलग कृषि पद्धतियों के लिए चुने गए हों, उनको बोलते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र। और यूपी में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि आप बताओ भारत में कितने, फिर तो भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 15। अगर इंडिया की बात करते हैं हम, तो इंडिया में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र और यूपी में 9 है। उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है? जवाब होगा 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस होता है। और मैं आपको बता दूं, यूपी जो है, इसका पुराना नाम क्या था? इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत की स्थापना कब हुई थी? 1937 में हुई थी। क्लियर, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन आपके पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम खेर, और मदन मोहन वर्मा, नफीसुल हसन। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, पुरुषोत्तम दास टंडन। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का जो विधान भवन है वो कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा कहाँ लगती है? आप बताएंगे लखनऊ में तो लगती है, लखनऊ में। और मैं आपको बता दूं, जो उत्तर प्रदेश का विधान भवन है, जो विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, उसका जो आर्किटेक्चर है, जो बिल्डिंग आप देखते हैं लखनऊ में, उसके वास्तुकार कौन थे? तो स्विंटन जैकब और हीरालाल। तो ये दोनों आप याद रखना, स्विंटन जैकब और हीरालाल जो हैं, ये वास्तुकार हैं किसके? उत्तर प्रदेश विधान भवन के। क्लियर, याद रखना। प्रश्न में पूछा गया था उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष, तो पुरुषोत्तम दास टंडन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन संख्या 8 क्या कहता है? बखीरा पक्षी विहार किस जिले में है? तो दोस्तों बखीरा पक्षी विहार की अगर हम बात करते हैं, तो ये है आपका ऑप्शन बी, संत कबीर नगर जिला। संत कबीर नगर जिला। दोस्तों संत कबीर नगर जिला की मैं अगर बात करूं, तो ये बस्ती और सिद्धार्थनगर जिले से कट के बना था, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? खलीलाबाद में।
खलीलाबाद में है इसका मुख्यालय, तो ये जरूर याद रखना। संत कबीर नगर जिले का मुख्यालय खलीलाबाद। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सितंबर 1997 में हुई थी। 1997 में बना था संत कबीर नगर जिला। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि रायबरेली में कौन सा पक्षी विहार है, तो समसपुर पक्षी विहार है आपका रायबरेली में। ठीक है, रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार है, तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। और गोंडा में कौन सा है? गोंडा में है पार्वती अरंगा, जिसको अभी हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। तो पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ पर है? वो गोंडा में है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य था वो कौन सा था, तो आप बताएंगे चंद्रप्रभा। सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा था? तो चंद्रप्रभा सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य था उत्तर प्रदेश में। और ये कहाँ पर था? चंदौली में है, चंदौली। क्लियर, याद रखना। प्रश्न में पूछा गया था बखीरा पक्षी विहार, आंसर होगा संत कबीर नगर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चर्म नगरी अर्थात लेदर सिटी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों चमड़े का नगर आगरा और कानपुर को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, आगरा और कानपुर। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बटेश्वर मेला लगता है कहाँ पर, तो आप बताइएगा बटेश्वर मेला कानपुर में आगरा में लगता है। कानपुर के बारे में बात करूँ तो कानपुर देहात का मुख्यालय आप याद रखिएगा, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती में है कानपुर देहात का मुख्यालय, तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई बांध की मैं बात करूं तो ये किस नदी पर है? आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई को माता टीला बांध भी कहा जाता है, तो ये जरूर याद रखना। माता टीला बांध किस बांध का नाम है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध का दूसरा नाम है। ठीक है, माता टीला बांध, और ये बेतवा नदी पर है। दोस्तों यूपी में ना एक बांध और याद रखना, पारीछा बांध, ये भी बेतवा नदी पर है। और एक बांध और याद रखिएगा, सुकमा दुकमा बांध, ये भी बेतवा नदी पर है और ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी में स्थित है। क्लियर, याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कभी एग्जाम में कि यूपी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो दोस्तों यूपी का सबसे बड़ा बांध है पिपरी में। और पिपरी कहाँ पर है? सोनभद्र में। तो सोनभद्र के पिपरी में स्थित है यूपी का सबसे बड़ा बांध, जिसका नाम है रिहंद डैम। और रिहंद डैम का दूसरा नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध ये सोनभद्र जिले में है और ये यूपी का सबसे बड़ा बांध है। क्लियर, याद रखिएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है, ललितपुर में। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रानी लक्ष्मीबाई जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बनारस में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में, और इनके बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो दोस्तों यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ये मेरठ, अमरोहा, गाजियाबाद, हापुड़, मुजफ्फरनगर, ठीक है, इन जिलों में फैला हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा। तो यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत काला नमक चावल किस जिले का उत्पाद है? दोस्तों काला नमक चावल को भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में खाया जाता है, और ये कहाँ पर है? सिद्धार्थनगर में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सिद्धार्थनगर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सिद्धार्थनगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? नौगढ़ में, नौगढ़। ठीक है, याद रखना, नौगढ़ में मुख्यालय है, आपसे पूछा जा सकता है। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना में, और संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद में है। तो ODOP एक जिला एक उत्पाद योजना 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी, और भारत के उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं उनका एक एक पारंपरिक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई, और ये जापान के मॉडल पे शुरू की गई है। तो भारत में भी बहुत सारी सरकारें एक एक राज्य का या एक एक जिले का उत्पाद चिन्हित कर रही हैं, ताकि उनकी मार्केटिंग की जा सके और लोकल लोगों की आय में वृद्धि की जा सके। तो उसी क्रम में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की, और काला नमक चावल कहाँ से चुना गया? सिद्धार्थनगर से। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में भादो मेले का आयोजन कहाँ होता है? दोस्तों भादो मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन बी, मथुरा में लगता है, मथुरा में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मथुरा में लगता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मथुरा में एक मेला और लगता है, मुड़िया मेला। तो मुड़िया मेला भी मथुरा में बड़ा फेमस है, और ये गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के दौरान होता है। जब गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए लोग श्रद्धालु आते हैं तो ये मेला लगता है, तो ये जरूर याद रखना, गोवर्धन परिक्रमा। और गोवर्धन पर्वत किस जिले में है? आंसर होगा मथुरा में है। ठीक है दोस्तों, मथुरा में एक मेला और लगता है, बलदेव मेला, तो ये भी मथुरा में लगता है। तो भादो मेला मथुरा। और मथुरा के बारे में ना आप याद रखना, मथुरा की एक पेंटिंग भी होती है, सांझी पेंटिंग, सांझी कला, इसको GI टैग मिला।
क्या हाल ही में मथुरा के किसी पोशाक को जीआई टैग मिला? जी हाँ, देखो मथुरा में ना भगवान श्री कृष्ण की पोशाक बनाई जाती हैं। तो श्री कृष्ण की जो पोशाक है ना, जरी पोशाक बोलते हैं इसको, जरी पोशाक। तो जरी पोशाक को भी जीआई टैग दिया गया है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन दोनों को मिल चुका है, सांझी कला को भी और जरी पोशाक को भी। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। और मथुरा के बारे में मैं बता दूं, मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी कभी, सूरसेन महाजनपद की। और मथुरा में एक झील भी है, कुसुम सरोवर झील, जो कहाँ पर है? बरसाना में। लठमार होली आप जानते हैं, वो भी आपकी कहाँ पर है? बरसाना में। अयोध्या की बात करूँ तो सरयू नदी के किनारे ये लगता है। और सॉरी, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? साकेत है, साकेत इसको कहा जाता था। प्रश्न में पूछा गया भादो मेला कहाँ लगता है? तो मथुरा में लगता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश की पहली नाइट सफारी विकसित की जा रही है? दोस्तों, देश की पहली नाइट सफारी की अगर हम बात करें तो कहाँ पर बन रही है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन इटावा, बिल्कुल गलत होगा, लखनऊ इसका सही आंसर है। देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बन रही है? लखनऊ में बन रही है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, लखनऊ में क्या कोई हवाई अड्डा है जो आपको याद रखना है? जी हाँ, बिल्कुल है, अमोसी एयरपोर्ट। अमोसी एयरपोर्ट का नाम भारत के प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर रखा गया है। तो अमोसी एयरपोर्ट लखनऊ में है, तो ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। और लखनऊ को यूनेस्को ने सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी चुना है, पाकशाला का शहर, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी, ये नामित किया गया है लखनऊ को। लखनऊ अपने पारंपरिक व्यंजनों के स्वाद के लिए जाना जाता है, इसीलिए यूनेस्को ने इसको चुना है सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी। आप याद रखिएगा, नवाबों की नगरी इसको कहा जाता है, लखन नगरी इसको कहा गया। गोमती नदी यहाँ बहती है। और उत्तर प्रदेश की विधायी राजधानी है लखनऊ, 1921 में बनी थी, ये भी आप याद रखिएगा। लखनऊ के बारे में आप याद रखना, उत्तर प्रदेश में जो पहला स्पोर्ट कॉलेज बना था, जिसका नाम था गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज भी लखनऊ में है। ठीक है, ये जरूर याद रखना, स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ। और ये कब बना था? 1975 में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना की गई थी, जरूर याद रखेंगे। पीलीभीत के बारे में आप याद रखिएगा, पीलीभीत में झील है फुलहर झील, और फुलहर झील से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है गोमती नदी। तो गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है आप बताएंगे? पीलीभीत जिले से होता है। पूछा गया था देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ में बन रही है। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहा गया है महाजनपद काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? अभी बताया है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। तो मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, मथुरा में ना एक मंदिर भी है जिसका नाम है पागल बाबा मंदिर, वृंदावन में है ये आपका, पागल बाबा मंदिर। तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि कहाँ पर है, तो जवाब होगा वृंदावन, मथुरा। अगला प्रश्न, ओखला पक्षी विहार किस जिले में है? दोस्तों, ओखला पक्षी विहार की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पर है? सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध नगर जिले में है, गौतम बुद्ध नगर जिला, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ए। दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर जिले के बारे में क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, हापुड़ लिखा गया है, हापुड़ कब बना था? 2011 में बना था हापुड़, 2011 में। और हापुड़ का नाम क्या रखा गया था? पंचशील नगर। तो ये जरूर याद रखना, हापुड़ का पुराना नाम क्या है? पंचशील नगर इसका नाम होता है। क्लियर, याद रखिएगा। संभल आप जानते हैं, कल्की नगर इसको कहा जाता है, कल्की नगर, तो ये भी आप याद रखिएगा। और संभल की एक आर्ट बड़ी फेमस है, हॉर्नबोर्न कला। ठीक है, जो पशुओं के हड्डियां होती हैं, पशुओं के जो सींग होते हैं, उससे कलाकृति बनाई जाती हैं, कंघे वगैरह बनाए जाते हैं, बहुत सारे आइटम बनते हैं। तो हॉर्नबोर्न कला संभल की फेमस है। ओखला पक्षी विहार पूछा गया था, गौतम बुद्ध नगर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन, ये मेरे काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहता है मेरा, और कई बार जब भी पढ़ाता हूँ ये हर साल एग्जाम में आता है। क्वेश्चन कहा गया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया सबरी संकल्प अभियान किससे संबंधित है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुपोषण को दूर करने के लिए सबरी संकल्प अभियान शुरू किया था 2017 में। तो सबरी संकल्प अभियान का संबंध है किससे? कुपोषण को दूर करने से। और आप याद रखना, एक अभियान और चलाती है उत्तर प्रदेश की सरकार, दस्तक अभियान। और दस्तक अभियान ये जापानी इंसेफ्लाइटिस, जिसको दिमागी बुखार कहा जाता है, दिमागी बुखार जैसे संचारी रोगों की रोकथाम के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए दस्तक अभियान उत्तर प्रदेश की सरकार चलाती है हर साल। तो ये भी आप याद रखेंगे, सबरी संकल्प अभियान कुपोषण को दूर करने से संबंधित है। अगले प्रश्न में क्या कहा गया? गंगा एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है? तो दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई है लगभग 594 किलोमीटर। ये मेरठ से प्रयागराज को कनेक्टिविटी देता है, मेरठ से प्रयागराज। ठीक है दोस्तों, मतलब खेल नगरी से संगम नगरी तक जाता है, और ये जो है वो 594 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न,
उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है? तो दलहन अनुसंधान संस्थान है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, जिस जिले को कहा जाता है वो है आपका कानपुर। तो कानपुर में है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। और मैं आप बता दूं, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? तो चीनी अनुसंधान केंद्र भी आपका कानपुर में है। ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है कौन सा? सोनभद्र। सबसे उत्तरी पूछेगा तो सहारनपुर, सबसे पूर्वी पूछेगा तो वो है आपका बलिया, और सबसे पश्चिमी पूछेगा तो वो है आपका शामली। तो यूपी का सबसे दक्षिण जिला सोनभद्र है, और सोनभद्र को ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। ऊर्जा की राजधानी किस जिले को कहा गया है? तो आप बताइएगा। सोनभद्र को कहा जाता है ऊर्जा की राजधानी। यहाँ पे आपका ओबरा थर्मल पावर स्टेशन है। पिपरी में भी कई सारे बांध बने हुए हैं छोटे छोटे, जहाँ से बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसीलिए सोनभद्र को कहा गया ऊर्जा की राजधानी। तो दोस्तों ये था 20 क्वेश्चनों का एक स्पेशल मॉक टेस्ट, यूपी स्पेशल। और इसी की तरह मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आता रहूँगा। और भी प्रश्न मैंने बनाए हैं जिनकी एक झलक आपको दिखा देता हूँ। ये प्रश्न मैंने बनाया है, और भी प्रश्न है। ये बहुत सारे प्रश्न, मतलब सेट 2 ऑलरेडी मैंने बना चुका हूँ। तो ये सारे जो प्रश्न है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बनाया हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा, नए से नए प्रश्न मैं लाता रहूँगा। और मैं आपको बता दूँ, जो अभी हम ज्योग्राफी कर रहे थे, तो ज्योग्राफी की क्लास 10 मॉक टेस्ट कराने के बाद में अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासें आएंगी, जिसमें हम कवर करेंगे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, स्पोर्ट जीके, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर। तो सब कराऊंगा आपको, मेरे साथ बने रहिएगा। फिर मिलूंगा, फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।